हाँ, तो हमने इसमें 2 पॉइंट्स रीड करे। पहला पॉइंट ये है कि कल्चरल मटेरियलिस्ट ये बोलते हैं कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन, दैट इज़ कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और उस सोसाइटी में क्या इन्वायरमेंट है, दिस डिसाइड्स दी कल्चर ऑफ सोसाइटी, कि उस सोसाइटी का कल्चर कैसा बनेगा। ठीक है, और इसी पॉइंट को एक्सपैंड करके इन्होंने यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर दिया है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो बनाता है स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, और स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी से भी ऊपर बनते हैं सुपर स्ट्रक्चर्स। देखो, सुपर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये होते हैं बिलीफ सिस्टम्स जो कोई ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है, जो फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, और ये होते हैं इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स जो सेट हो चुके हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स जैसे मैरिज। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि भाई उधर क्या मटेरियल चीज़ें कैसी हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन कैसा है। अब इसका अगर हम एग्जांपल लें, बहुत ही ज़्यादा क्रूड एग्जांपल लें, तो देखो, अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि किसी सोसाइटी में मैरिज एज अ पॉलीगैमी, मैरिज का स्ट्रक्चर पॉलीगैमी पर कैसे आया, तो वो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि उस सोसाइटी में कुछ रिसोर्सेज की कमी रही हो। दैट इज़ वाई वन मैन इज़ मैरिंग थ्री वुमेन। ठीक है, तो ये रिसोर्स की कमी रहना या लिमिटेड रिसोर्स क्रंच रहना, ये बोलता है कि दिस इज़ द मटीरियल पार्ट, दिस इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट दैट इज़ डिसाइडिंग द स्ट्रक्चरल पार्ट, कि इसी की वजह से एक इंस्टीट्यूशनल मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन वहाँ पे बना है पॉलीगैमी का। उसी तरह से सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ पॉलीएंड्री का। पॉलीएंड्री मीन्स कि वन वुमन मैरीज मैनी मैन। लेट्स सपोज कि वन वुमन मैरीज 3 मैन। अब कुछ सोसाइटीज़ में पॉलीएंड्री एग्जिस्ट करती है कि जिसमें एक औरत बहुत सारे आदमियों से शादी करती है। अब उसका रीज़न ऐसा होता है कि जैसे लद्दाख में एक ट्राइब है खासा करके, वहाँ पे पॉलीएंड्री होती है। तो वहाँ पे रीज़न ये होता है कि भाई लोगों के पास जो आदमी होते हैं, जो मेन होते हैं, उनके पास एक बहुत ही ज़्यादा कम रिसोर्स होता है या कम लैंड होती है। तो जो इनहेरिटेंस होती है, जो आगे के बच्चे को इनहेरिट होगा रिसोर्स और लैंड या फिर प्रॉपर्टी, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, स्कार्स हो जाता है। ठीक है, या तो फिर उनके पास नहीं होता या फिर बहुत कम होता है। तो उसके बेसिस पे ये लोग एक एक औरत 3-4 आदमियों से शादी करती है। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक ही फैमिली में 3 भाइयों से एक औरत ने शादी कर ली ताकि प्रॉपर्टी भी डिवाइड ना हो। ठीक है, अगर कोई 2-3 बच्चे होते भी हैं तो वो घर में ही होंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी ज़्यादा डिवाइड ना हो। तो ये जो रीज़न है ना रिसोर्स क्रंच होने का, रिसोर्स स्कैरसिटी का, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर रीज़न है। रिसोर्स, लैंड या प्रॉपर्टी एक मटेरियल रीज़न है। ठीक है, जो मटेरियलिस्ट कहते हैं दिस मटेरियल थिंग इज़ डिसाइडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। हाउ सी देखो, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, रिसोर्स क्रंच या फिर प्रॉपर्टी क्रंच की वजह से एक पॉलीएंड्री का स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया यहाँ पे कि एक मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन किस तरह से वर्क करेगी। और ये स्ट्रक्चर के ऊपर बनता है सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो एक इंस्टीट्यूशन बन गया, बट सुपर स्ट्रक्चर मीन्स बिलीफ सिस्टम दैट रिसाइड्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल तो यहाँ पे लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ बन जाएगी कि भाई दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग। जैसे हमारी सोसाइटी में तो वी वुड कंसिडर इट अ वेरी ऑड, व्हाई अ वुमन इज़ मैरिंग मल्टीपल मैन, बट देयर it resides in their mindset also. It becomes a belief system also. It becomes a ritual also that a woman has to marry multiple men. Polyandry has to be practiced. ठीक है, तो यही बोलता है जो सुपर स्ट्रक्चर है, दिस रिसाइड्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल। ठीक है,
अब ये मैंने तुम्हें 2 पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। अब ये तुम देखो कि इसने दोनों एस्पेक्ट्स कवर किए हैं। इसने बोला है कि मटीरियल एस्पेक्ट डिसाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड्स द स्ट्रक्चर एंड देयर बाय सुपर स्ट्रक्चर। तो इसीलिए जो कल्चरल मटीरियलिस्ट है, ये दोनों चीज़ पे फोकस करते हैं। मेनली ये बोलते हैं कि मटीरियल थिंग्स एंड ऑल्सो द माइंड्स बोथ डोमिनेट और बोथ डिसाइड हाउ द कल्चर इज़ गोइंग टू इवॉल्व। ठीक है, ये दोनों इनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अप्रोचेज़ रही हैं कल्चर के एवोल्यूशन के प्रोसेस को इवॉल्व करने के। अब इसकी हम ना कुछ केस स्टडीज़ रीड करेंगे तो तुम्हें थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा कि ये जो इन्होंने स्ट्रक्चर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर का, इसका मतलब किस तरह से है एक प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, इन्होंने केस स्टडीज़ करी है। अब देखो, कल्चर मटीरियलिज्म में 2 थिंकर्स इंपॉर्टेंट हैं। एक है मार्विन हैरिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इंडिया में भी आया था। इंडिया में इसने काउ कॉम्प्लेक्स की थ्योरी रीड करी है। काउ कॉम्प्लेक्स को भी हम यहाँ पे फिट करेंगे अभी कि काउ कॉम्प्लेक्स में कैसे ये किस तरह से सेक्रेड काउ कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली इसका नाम है सेक्रेड काउ कॉम्प्लेक्स, कि काउस को सैक्रेड क्यों माना जाता है, ये एक सुपर स्ट्रक्चर क्यों क्रिएट हुआ। ठीक है, वन इज़ मार्विन हैरिस, नेक्स्ट इज़ मैक्सिन मॉर्गलिस की विमेन एम्पावरमेंट पे थ्योरी है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे कि विमेन एम्पावरमेंट एज अ सुपर स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हुआ। ठीक है, ये 2 केस स्टडीज़ हैं, ये इनकी मेन जिस्ट थी थ्योरी की। ठीक है, नेक्स्ट है, हमने थिंकर्स देख लिए, उनकी थ्योरीज देख ली। नेक्स्ट है कि उनकी बुक्स देख लेते हैं, उनके वर्क्स क्या हैं। देखो, ये मार्विन हैरिस के 2 सबसे इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं और वो है ये राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी। क्यों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी में इन्होंने कल्चरल मटीरियलिज्म का नाम वर्ड कॉइन किया था। ठीक है, और हाउ डिड दिस कम, मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में भी कि यार सारे थिंकर्स ना अपने पुराने थिंकर्स को क्रिटिसाइज़ करके ही एक नई थ्योरी देंगे। ऑब्वियसली दे फाइंड सम डेफिशिएंसी इन देयर थ्योरीज, दैट इज़ वाई दे से कि यार हमारी थ्योरी एक अलग है और हमारी थ्योरी उनसे ज़्यादा बेटर है। तो कल्चरल मटीरियलिस्ट जब मटीरियलिज्म को हाईलाइट कर रहे हैं, सेंटर पे रख रहे हैं, तो मटीरियलिस्ट मेनली क्रिटिसाइज़ करेंगे स्ट्रक्चरलिस्ट को, क्योंकि स्ट्रक्चरलिस्ट सिर्फ माइंड की बात करते हैं, नॉन ऑब्जर्वेबल चीज़ों की बात करते हैं। आइडियलिस्ट को और ये लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो स्ट्रक्चरलिस्ट, आइडियलिस्ट को जब ये लोग क्रिटिसाइज़ कर कल्चरल मटीरियलिस्ट क्रिटिसाइज़ करके आते हैं, तो ये बोलते हैं कि दैट culture does not reside in only in the minds of the people, it's the material things that decides or makes the mind of the people. ठीक है, and ultimately creates the structure of the society and culture. ठीक है, तो first thing is this is very important book, Rise of Anthropological Theory, and second important book is Cultural Ecology of India's Sacred Cattle. ये important है, ये क्योंकि इंडिया में केस स्टडी करी है इसने। ठीक है, 1966 कल्चरल इकोलॉजी ऑफ इंडियाज़ सैक्रेड कैटल। ठीक है, इसमें इसने दिया है सैक्रेड काउ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सैक्रेड काउ कॉम्प्लेक्स, वाई काउज आर कंसिडर्ड सैक्रेड एंड व्हाट इज़ दिस कॉम्प्लेक्सिटी ऑल अबाउट। ठीक है, और इसकी बुक्स हैं ये कल्चरल मटीरियलिज्म, द स्ट्रगल फॉर द साइंस ऑफ कल्चर। ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 मेनली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, पहले हम हैरिस की बात करते हैं। तो कल्चरल मटीरियलिज्म इन लेट 1960s इमर्ज्ड। अब देखो, एक और चीज़ मैं इसमें बता देती हूँ, ये 2 पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर लिए, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन एंड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। एंड थर्ड इज़ कि देखो, हम जहाँ पर भी देख रहे थे, चाहे हम स्ट्रक्चरलिस्ट देखें, चाहे हम डिफ्यूजनिस्ट देखें, अपनी लास्ट क्लासेस में जो भी हमने थ्योरीज रीड करी हैं, दे मेनली प्रेफर्ड एमिक व्यू। मैंने बताया था ना तुम्हें लास्ट क्लास में कि एमिक व्यू क्या होता है, दैट सी द वर्ल्ड थ्रू देयर पर्सपेक्टिव।
only and only their perspective. Look at the world through their perspective. कल्चरल रिलेटिविस्ट ने भी यही बोला, फ्रांस बोस ने भी यही बोला कि भाई एमिक व्यू को इम्पोर्टेंस दो। आप अपना कल्चरल जो पर्सपेक्टिव है उसको शेड कर दो और सिर्फ सामने वाले के कल्चर को सामने वाले के कल्चर के हिसाब से ही आप जज करो, ठीक है। बट हेयर इज़ अ चेंज। कल्चरल मटीरियलिस्टिक एटिक व्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एमिक व्यू से। अब वो भी हम नीचे एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि क्यों और कैसे, ठीक है। एटिक व्यू को एग्जांपल देते हैं का मतलब ये है, वो ये कहते हैं कि कल्चर वो नहीं है जो कल्चर इज़ नॉट कम्प्लीटली अबाउट व्हाट द पर्सन इज़ थिंकिंग, ठीक है। व्हाट द अदर पर्सन इज़ थिंकिंग, कि भाई उस सोसाइटी में आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। नहीं, यू हैव टू जज with the material things that are observable, that you can see and touch, that what their culture or rituals or norms are all about, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे आगे, देखते हैं कि ये क्या बात करता है यहाँ पे। हाउ एटिक व्यू इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एमिक व्यू, ठीक है, कॉन्ट्ररी टू पास्ट थिंकर्स, ठीक है। देखो, इन ये दे केम विद क्रिटिसिज्म ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म एंड आइडियलिस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, ठीक है। एंड scholars associated her Marvin Harris and Maxine Margulis. Basic underlying concept, their underlying concept is that, ये मैंने तुम्हें समझा दिए हैं, दो important point है, that mode of production reproduction decides the culture, और ये infrastructure structure superstructure वाला, ठीक है। that according to materialist society can be divided as follow. इंफ्रास्ट्रक्चर पहले होता है, इट कंप्राइजेज ऑफ प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन, कि इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हो रही है, जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम, टेक्नोलॉजी एंड डेमोग्राफी। एंड देन विच क्रिएट्स द स्ट्रक्चर मीन्स इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स, कि भाई मैरिज उधर किस फॉर्म की होगी, पॉलिटिकल फॉर्म क्या होगी, डेमोक्रेसी होगी, मोनार्की होगी, मैरिज में क्या होगा, पॉलीएंड्री होगी, पॉलीगैमी होगी, मोनोगैमी होगी, ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं, ठीक है। और सुपर स्ट्रक्चर इज़ बिलीफ सिस्टम, कि भाई लोगों के दिमाग में इम्बाइब हो जाता है आइडियोलॉजिकल एंड सिम्बॉलिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ सोसाइटी, लाइक रिलीजन, मिथ, ये सब चीज़ें जो मेंटल चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, वो तभी बनेंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर बन चुका है, उसके अराउंड ही, उससे इन्फ्लुएंस होके ही वहाँ का रिलीजन, मिथ, फिलॉसफी, ये सब चीज़ें बनेंगी, ठीक है। इट फर्दर सजेस्टेड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। देखो, इसने ये बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डिटरमाइंस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डिटरमाइंस सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहीं पर ना इनका एक क्रिटिसिज्म ये भी बन जाता है कि ये यूनिलीनियर मूवमेंट क्यों है, वाई ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिसाइडिंग सुपर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, वाई नॉट द अदर वे अराउंड। कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि योर रिलीजन विल डिसाइड द स्ट्रक्चर, कि आपकी शादी कैसी होगी, योर सुपर स्ट्रक्चर डिसाइड्स द स्ट्रक्चर एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल भी तो हो सकता है, वाई ओनली यूनिडायरेक्शनल। मार्विन हैरिस ने सिर्फ यूनिडायरेक्शनल बात क्यों की है, ये क्रिटिसिज्म यहीं पे इनका बन जाता है, ठीक है। अब देखो, इसका एक केस स्टडी ये है, केस स्टडी पे हम बाद में आते हैं। इनका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, दैट दे यूज्ड मोर ऑफ एटिक अप्रोच, ठीक है। वाई? बिकॉज हेयर द ऑब्जर्वर यूजेज साइंटिफिक मेथड एंड फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल, मतलब टैंजिबल, जो भी चीज़ें आप छू सकते हो, देख सकते हो, क्वान्टिफाइबल कल्चरल एस्पेक्ट्स, सारी मटेरियल चीज़ों को गैदर करके ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर मटका है यूज़ होता, या फिर वाटर स्टोरेज के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, या फिर खाना बनाने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इसीलिए यहाँ का कल्चर ऐसा है, या फिर इसीलिए यहाँ पर इस तरह का इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, ठीक है। वो सिर्फ मटीरियल मटीरियल चीज़ों को सेंटर पे रखेंगे, ठीक है। और ये केस स्टडीज़ पे हम आते हैं, ये एक बार रीड कर लेना। देखो, मार्विन हैरिस की ये बुक है, और इनका फील्ड वर्क इंडिया में था, ब्राज़ील में, मोज़ाम्बिक में, इक्वाडर में,
ठीक है, दो दो रीड कर लेना। एंड मार्विन हैरिस कल्चर मटेरियलिज्म के लिए क्या कहते हैं, देखो ये रीड कर लेना और अपने वर्ड्स में प्रोड्यूस करना कि ह्यूमंस की नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं लाइक फूड, वाटर एंड प्रोक्रिएशन and reproduction, and the way human chooses to organize these needs and fulfill these needs. The human creates infrastructure by fulfilling these needs. How he is going to fulfill those needs, उससे infrastructure create होता है, ठीक है, which ultimately gives rise to culture, ठीक है। इनके premises ये थे that they gave priority to infrastructure and they gave more importance to ethic view कि भाई मैं क्या देख रही हूँ, इट डजेंट मैटर कि उनके कल्चर में क्या है, वट आई एम ऑब्जर्विंग इन देयर कल्चर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आई हैव टू राइट डाउन। तो ये कहते हैं एमिक इज रिजल्ट, एटिक इज रिजल्ट ऑफ एमिक ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर ऑफ नेटिव्स, ठीक है। ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है कि दैट इफ़ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिसाइड्स इकोनॉमिक रिलेशंस एंड अल्टीमेटली द कल्चर, ठीक है। अगर सेम टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट होगा कहीं पर तो वहाँ पर सेम इकोनॉमिक रिलेशंस होंगे और सिमिलर सोशल ग्रुपिंग्स, वैल्यूज़, बिलीफ सिस्टम, ये सब होगा, अल्टीमेटली कल्चर सिमिलर होगा, ठीक है। अब इनकी केस स्टडीज़ पे आते हैं। हैरिस ने इंडिया में विज़िट किया था और इंडिया में विज़िट करके उन्होंने ये बुक लिखी थी, दिस कल्चरल इकोलॉजी ऑफ इंडियाज़ सैक्रेड कैटल। इसमें इन्होंने ये कहा था, देखो इसमें इन्होंने ये कहा था, हम इसी में देखेंगे इंफ्रा स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। इसमें बेसिकली ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि वाई काउ इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड ओवर हेयर, ठीक है। काउ का सेक्रेड होना इज़ अ सुपर स्ट्रक्चर ओवर हेयर, ठीक है। काउ का सेक्रेड होना इज़ अ बिलीफ सिस्टम ओवर हेयर, इज़ अ रिचुअल ओवर हेयर, इज़ काउ इज़ लाइक, काउ इन इटसेल्फ इज़ लाइक अ रिलीजन ओवर हेयर, भाई काउ की पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये काउ जो है, काउ की सेक्रेडनेस है, वो एज अ सुपर स्ट्रक्चर कैसे इस्टेब्लिश हुई, अब ये हम देखते हैं कि हैरिस कैसे बताते हैं, ठीक है। अब ये इसमें हैरिस ये बोलते हैं कि काउस हैव मल्टीपल इकोनॉमिक यूजेस, मल्टीपल इकोनॉमिक यूजेस कैसे, खेत जोतने के, एग्रीकल्चर में, ठीक है। काऊ से हमें फूड, हमारा फूड प्रोडक्शन होता है, दही, दूध, घी जो भी है, ठीक है। काऊ से हमारा फूड प्रोडक्शन होता है और काऊ का जो गोबर होता है वो हम मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं, अगेन एग्रीकल्चर यूज़, ठीक है। काऊ का जो गोबर होता है उसको नॉट जस्ट मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं, उसको हम उपले को आग लगाने के लिए भी काम करते हैं, ठीक है, फ्यूल की तरह यूज़ होता है। तो उसने ये बोला कि दीज आर द इकोनॉमिक यूजेस ऑफ काऊ, ठीक है। दिस इज़ हाउ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन क्रिएटेड, this is the infrastructure of cow. Now what happens is this infrastructure creates a structure where cow becomes part of every household, cow becomes part of every household, ठीक है, like an institution only, like an established institution कि भाई गाय ऑलमोस्ट हर घर में पाई जाती है। Then when cow becomes part of every household, cow is considered a very sacred animal, ठीक है। तो ये बोलता है कि यहाँ पे काउ के इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल रीजंस हैं, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से काउ इज़ सेक्रेड। और इसी के कॉन्ट्ररी वो एक और थ्योरी देता है कि भाई काउ तो सेक्रेड है, बट व्हेन इट कम्स टू ऑक्सन, जो मेल का होता है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू ऑक्सन, वो ये कहता है कि मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ऑक्सन्स आर इवन किल्ड और लेफ्ट टू डाई। भाई अगर ज़्यादा किसी के घर में पॉवर्टी है या पीपल आर नॉट एबल टू फीड दैट ऑक्सन बिकॉज ऑक्सन आर नॉट
ऑफ मेजर यूज़, मेजर इकोनॉमिक यूज़, क्योंकि वो घी दूध गाय नहीं देते हैं, उनसे फूड प्रोडक्शन डेयरी प्रोडक्शन नहीं होता है, तो दे आर ऑल्सो दे आर लेफ्ट टू डाई। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न वाई ही इज़ सेइंग कि भाई कल्चर को हमेशा एथिक पर्सपेक्टिव से देखो। आप एमिक पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको एक हाफ पिक्चर दिखेगी दैट काउ इज़ सेक्रेड, बट देन आप एथिक पर्सपेक्टिव से तो देखोगे तो आपको सारी चीज़ें दिखेंगी दैट वाई काउ इज़ सेक्रेड, why cow is sacred because of economic reasons, at the same time why oxen, the male cow, is left to die। ठीक है, दिस इज आयरॉनिकल भाई, इफ मेल काउ इज ऑल्सो शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एन अ सेक्रेड एंटिटी। अगर आप काउ एज एन एनिमल आप सेक्रेड एंटिटी कंसिडर कर रहे हो, देन मेल फीमेल बोथ शुड बी कंसिडर्ड सेक्रेड ना। वाई ओनली फीमेल्स? इट्स ओनली बिकॉज हेयर द रीजन लाइज इन द एजेस ऑफ इकोनॉमिक यूज। सालों साल तक जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले हैं उसकी वजह से, दैट्स ऑल। ठीक है, ये है इसकी सेक्रेड काउ कॉम्प्लेक्स। तो वाई देयर इज़ अ टैबू अगेंस्ट काउ स्लॉटर, दिस इज़ अ सुपर स्ट्रक्चर, या फिर दिस इज़ एन एमिक थॉट। ठीक है, वो ये कहता है दिस इज़ एन एमिक थॉट विच इज़ अराइजिंग फ्रॉम इकोनॉमिक नीड्स ऑफ प्रिजर्विंग काउ विच इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, काउ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसका इकोनॉमिक यूज़, ये सब पढ़ लेना। दस प्रिजर्विंग काउ इज़ इकोनॉमिक नेसेसिटी विच ब्रिंग्स चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अकोमोडेट इंफ्रास्ट्रक्चर। In reality, however, male cows are starved to death if there is scarcity of feed। ठीक है, that is change in infrastructure shaped ideological or superstructure beliefs। Thus, Harris shows how ethic perspective is essential। This is very important। मेरे सब अब समझ में आ गया why culture materialistic people are talking about ethic perspective more than emic perspective। ठीक है, emic perspective में तो सिर्फ आपको ये दिखेगा that cow is sacred, but they are saying why cow is sacred, why, what are the reasons, what are the factors behind that first, and then is male cow also equally sacred? No भाई, ये तो तुम एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एज एन आउटसाइडर, एज एन एटेक ऑब्जर्वर ही पता लगा पाओगे तुम। ठीक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ सेक्रेड काउ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नो दिस वॉज अबाउट मार्विन हैरिस। मार्विन हैरिस ने क्या स्टडी किया, ये सब चीज़ें इसमें थी। ठीक है, नेक्स्ट इज मैक्सिम मार्गलिस। मैक्सिम मार्गलिस ने भी कल्चरल मटेरियलिज्म की स्टडी करी है। इसमें 3 केस स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंडिया की केस स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्रेड काउ कॉम्प्लेक्स। ये तुम्हें इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में भी काम आएगी। जो इंडिया के थिंकर्स हैं ना, उन सबको रट के रख लो। एक तो वो था रिवर्स, जो टोडा में स्टडी किया था, रिवर्स का स्टूडेंट रैटलिफ ब्राउन। फिर ये हैं मार्विन हैरिस। ठीक है, नेक्स्ट मैक्सिम मार्गलिस। मैक्सिम मार्गलिस कहती है कि यार इट्स ऑल अबाउट वीमेन एम्पावरमेंट। देख इसमें ये है कि सुपर स्ट्रक्चर इंफ्रा। ठीक है, वे सुपर स्ट्रक्चर विमेन एम्पावरमेंट एज अ बिलीफ सिस्टम कब क्रिएट हुआ और कैसे क्रिएट हुआ। ठीक है, एज अ सुपर स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हुआ। ठीक है, इसके पीछे वो कहती है इंफ्रास्ट्रक्चरल रीजंस हैं भाई, इकोनॉमिक रीजंस हैं। कैसे? क्योंकि हमको सबको पता है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जिसमें कि यूएस यूरोप में हर जगह इन्फ्लेशन आ गया था, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पे men themselves wanted women to go out and work, be a bread earner, so that their house could be fed well। ठीक है, this inflation, she says this inflation is the damn reason why women were sent out, and that's how began the journey of women empowerment, that's how began the journey of women getting into labor force। ठीक है, अब तो यही है, यहाँ पे इन्फ्लेशन कारण बना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इंफ्रास्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर क्या बना कि विमेन एज अ लेबर फोर्स काउंट होने लगी, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना।
उस स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर क्या बना, दैट नाउ women have to go to भाई वर्क, have to be allowed to go to work, women have to be allowed to be independent, strong, blah blah blah, ठीक है। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आए, सारी ये सब बकचोदी हुई जो भी होनी थी, ठीक है। ये है भाई मैक्सिम मॉर्गुलिस की फेमिनिस्ट मूवमेंट वाली थ्योरी, ठीक है, वेमेन एम्पावरमेंट वाली। देखो ये रीड कर लेना। वेमेन बिफोर वर्ल्ड वॉर टू वर मेजरली कन्फाइंड टू होम, बट ड्यू टू पोस्ट वर्ल्ड वॉर इन्फ्लेशन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट लेड मैसिव वर्कफोर्स मूवमेंट, दस materialistic needs, infrastructure needs led to changes of ideology, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट आइडियोलॉजी। इसमें इन्होंने एक और एग्जांपल दिया हुआ है, दिस इज़ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ऑल्दो ये ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये केस स्टडी इंपॉर्टेंट है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर में ये है कि भाई यूएसएसआर का क्या था कि ये रशिया है, इसके आसपास छोटी छोटी स्टेट्स हैं जो भी कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और आजकल की जो कार कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशियन रीजन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और ये क्रीमिया वगैरह जो भी थे, आज तो खैर क्रीमिया भी उसके पास है, यूक्रेन वगैरह जो भी थे, ठीक है, ये सब रशिया के अंडर थे, ये सब रशिया के पार्ट थे और रशिया कंबाइंड बोला जाता था पहले यूएसएसआर, ठीक है। बट इन कंट्रीज़ को, इन छोटी छोटी कंट्रीज़ को ये रियलाइज़ हुआ दैट कम्युनिज्म, दैट रशिया इज़ सर्वाइविंग ऑन देयर रिसोर्सेज। उनको ये रियलाइज़ हुआ कि भाई रशिया का बेनिफिट हमसे ज़्यादा हो रहा है एज अ कंट्री, because we are being more profitable to USSR than Russia. Russia in itself is a very big state and more than 3/4 of the area is frozen ice only, ठीक है। तो इसीलिए उनको लगा कि यार हमारी कंट्री ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो हमें यहाँ से निकलना है, हमें इस USSR के सेटअप से निकलना है। तो ये जो थॉट प्रोसेस आया, ये जो इकोनॉमिक रिसोर्स वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोसेस है, इसकी वजह से एक सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ कम्युनिज्म का, ठीक है। दैट्स हाउ द यूएसएसआर इंटीग्रेट भी हुआ पहले और डिसइंटीग्रेट भी हुआ, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टडी है, ठीक है, वो ये है, मेरे हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट है। विलियम राइट एक आर्कियोलॉजिस्ट है, इनकी गार्बेज प्रोजेक्ट स्टडी है। वो ये कहते हैं एरिज़ोना में, वो ये कहते हैं कि यू कैन डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ कल्चर अ सोसाइटी इज़ हैविंग जस्ट बाय लुकिंग एट द गार्बेज ऑफ पीपल। भाई लोगों के कूड़े में जाके झांको, कौन क्या क्या यूज़ कर रहा है, किसके घर में कितनी दारू की बोतलें हैं, किसके घर में कितने जंक फूड के पैकेट्स हैं, किसके घर में कितने दूध के पैकेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप देखो। या फिर कौन क्या ड्रग यूज़ कर रहा है, कौन किस टाइप के क्लॉथ्स यूज़ कर रहा है, ये सब आपको गार्बेज में मिलेगा। People are not going to tell you very honestly what they are using, what kind of life they are leading. Their garbage will tell the honest story of their houses and then their culture. So ये भी एक एटिक व्यू हो गया कि भाई you are not giving a damn कि what the people are saying. You are just concerned about कि what you will get with their garbage, ठीक है। तो देखो, they excavated landfills to study difference between stated what was asked by the people with the people and actual alcohol consumption, ठीक है। and they found huge discrepancy. Obviously यार अगर मैं दारूबाज हूँ तो मेरे से कोई पूछेगा कि आप कितनी दारू पीते हो, तो मैं बोलूँगी मेरी रोज़ की 1 बियर है। कोई मेरे गार्बेज में जाके चेक करेगा तो बोलेगा 8 बियर है, ठीक है। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिस्क्रिपेंसी, तो वो बोलेगा कि दिस इज़, तो डोंट गो बाय एमिक पर्सपेक्टिव हेयर। दिस इज़ द huge proof that etic perspective plays major role in deciding what the true culture is, how the culture what kind of culture exists in a society, ठीक है। this is the importance of etic view, ठीक है। ये पढ़ लेना, ये हो गया हमारा ख़त्म कल्चरल मटीरियलिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे सिम्बॉलिक एंड इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी। कल्चरल मटीरियलिज्म का क्रिटिसिज्म पढ़ लो कि देखो, एक क्रिटिसिज्म तो मैंने ये बताया था कि यूनिडायरेक्शनल ही क्यों है, ये बाई डायरेक्शनल भी तो हो सकता है।
जो इन्फ्लुएंस है इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर टू सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। पहली चीज़ ये, और पहली चीज़ ये, एंड सेकंड इज़ इट्स ऑल अबाउट मटेरियल थिंग्स। भाई हर चीज़ एक्सट्रीम्स पे नहीं एग्जिस्ट करती, देर इज़ ऑलवेज ग्रे एरिया एंड देर इज़ ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स। तो मटेरियल और माइंड का कॉम्बिनेशन हमें थोड़ा ज़्यादा देखना चाहिए, ठीक है। एमिक व्यू भी हमें कहीं ना कहीं देखना चाहिए, ठीक है। इट फोकस्ड मेनली ऑन एटिक व्यू, ठीक है। तो ये तुम रीड कर लेना, कहाँ पे क्या क्या है सारा मैंने तुम्हें एस्पेक्ट समझा दिए हैं, ठीक है। इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। कुछ डाउट है? नहीं। ठीक है, फिर कुछ डाउट हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। बाकी इसको एंड करते हैं, कल एक न्यू थ्योरी स्टार्ट करेंगे। वो मैं आज इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी स्टोरी है, थ्योरी है, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं बट हल्का सा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है।